हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जो पंचवटी से लिया गया है। तो आपके शीर्षक कोर्स में पंचवटी शीर्षक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा के साथ जो वहाँ की पहरेदारी कर रहे हैं लक्ष्मण जी, जो उसके प्रहरी बने हुए हैं, उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है, उनकी कर्तव्य परायणता का कवि ने वर्णन किया हुआ है और लोक कल्याण की भावना को भी अभिव्यंजित किया हुआ है। कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया हुआ है कि जो पंचवटी बनी हुई है, जहाँ पर भगवान राम जब वनवास के समय गए थे तो भगवान राम सीता जी के साथ उसमें रह रहे हैं और लक्ष्मण जी उस पंचवटी की पहरेदारी करते हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया हुआ है, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। कवि कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जो है खेल रही हैं जलथल में, कि चंचल किरणें जो है चंद्रमा की चांदनी जो है जल और थल में पूरी तरह से व्याप्त है और प्रसन्नतापूर्ण दिखाई दे रही है। वातावरण अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी जो है वो चारों तरफ बिछी हुई है, अवनी और धरती, अवनी का अर्थ धरती, अंबर का अर्थ आकाश। तो धरती और आकाश चारों तरफ जो है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि चांदी की श्वेत चादर बिछा दी गई हो, इस प्रकार से चांदनी बिछी हुई दिख रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। आगे कल कह रहे हैं, पुलक प्रकट करती कि ऐसी प्रसन्नतापूर्ण, ऐसा सुंदर वातावरण है, उस वातावरण में प्रसन्नतापूर्ण वहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है, वातावरण दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इतनी सुंदर चांदनी बिछी हुई है, उसमें धरती जो है वो अपनी पुलक को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। धरती प्रसन्नता के कारण पुलकित हो रही है। हरित तृणों की नोकों से, किस माध्यम से व्यक्त कर रही है? जो हरे हरे तिनकी घास लगी हुई है, उन घास के माध्यम से, हरित तृणों की नोकों से, हरे हरे तिनको, हरे हरे घास के माध्यम से वो हिल हिल करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मानो झीम रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो झीम रहे हैं तरबी, तरु का अर्थ है वृक्ष, तो झीम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है कि वृक्ष जो है वो मंद मंद वायु के झोंकों से हिल रहे हैं, हिलते डुलते से प्रतीत हो रहे हैं और इस तरह से हिल डुल करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों मानो शब्द आया है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। ठीक है, संभावना व्यक्त की गई है और मानवीकरण किया हुआ है। चंद्रमा की किरणों का मानवीकरण यहाँ पर किया हुआ है, धरती के का किया हुआ है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। श्रृंगार रस से माधुर्य गुण है। ठीक है, और इसके साथ में मैथिली शरण गुप्त जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया हुआ है ना। सब यहाँ पर लिखा है, अभी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं व्याख्या। पंचवटी की छाया में ही सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर की भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुक्त योगी सा दृष्टिगत होता है। कवि आगे कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, कि ये जो पंचवटी बनी हुई है इसकी छाया में जो है जो एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, उसकी छाया में जो है वो एक सुंदर पर्ण कुटीर बना। एक सुंदर पंचवटी में एक सुंदर पत्तों की एक झोपड़ी बनी हुई है। ठीक है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उस झोपड़ी के सम्मुख सामने जो है स्वच्छ शिला पर, साफ पत्थर के ऊपर जो है वो वीर निर्भीक मना, कोई वीर निर्भीक निडर मन वाला व्यक्ति जो है वो वहां पर कौन बैठा है? जाग रहा है कौन धनुर्धर, की रात्रि के समय जब संपूर्ण संसार सो रहा है, ऐसे समय यह कौन धनुर्धर है, कौन धनुषधारी है जो जाग रहा है। कि भुवन भर सोता है, भुवन भर मतलब संसार
अनुसार कि जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है, ऐसे में कौन धनुषधारी है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि ये जो युवक है ये देखने में तो अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है, और इस प्रकार से ये जो धनुर्धारी जिसने तपस्वियों जैसी वेशभूषा को धारण किया हुआ है, तपस्वियों जैसा वेश बनाए हुए हैं, और यह अत्यधिक तब भी यह अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कोई कामदेव है। भोगी कुसुमायुध, कोई सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कोई कामदेव है, जो जिसने योगी सा दृष्टिगत होता है, जिसने योगी का रूप बना करके यहाँ पर जो बैठ गया है, जो कोई कामदेव है, जो सौंदर्य के देवता कामदेव, तो ये जो इतना सुंदर ये लग रहा है कि ये कामदेव के समान प्रतीत हो रहा है, लेकिन इतनी तपस्या जैसा वेश बना करके यहाँ पर बैठ गया है। तो जो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। किस व्रत में हे व्रती वीर निद्रा का योग त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। आगे कवि कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर है, कि ऐसा यह व्यक्ति कौन है, जो यह युवक कौन है जो यहाँ पर तपस्वियों की वेशभूषा को धारण करके झोपड़ी के सामने बैठा हुआ है और व्रती वीर है। ऐसा कौन सा इसने व्रत धारण किया हुआ है, कौन सा इसने संकल्प धारण किया हुआ है, जिसके कारण यह वीर सो नहीं रहा है, जाग रहा है। निद्रा का योग त्याग किए, जिसने अपनी निद्रा का ही त्याग कर दिया है। बच्चों बताते हैं आपको कि जब रामचंद्र जी वनवास गए थे तो लक्ष्मण जी जो है वो उन्होंने 14 वर्ष तक जो है वो उनकी पहरेदारी की थी, उनकी झोपड़ी के सामने बैठ करके, और वो 14 वर्ष रातें उन्होंने निद्रा नहीं ली थी। तो उसी का यहाँ कवि ने वर्णन किया हुआ है। कहते ये कौन है जो यहाँ पर जिसने निद्रा का परित्याग किया हुआ है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, जो राजभोग करने योग्य है, जो देखने में तो किसी राजकुमार सा प्रतीत हो रहा है, राजभोग करने योग्य है, विपिन में बैठा आज विराग लिए। विपिन का अर्थ है वन, वो आज जंगलों में यहाँ पर वैराग्य धारण करके बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। अब इच्छा जागृत होती है कवि की भी कि आखिर उस कुटीर की जिसकी ये पहरेदारी कर रहा है, जिसकी रक्षा कर रहा है ये नवयुवक, आखिर इस कुटीर में ऐसा क्या है बहुमूल्य चीज है। कवि कहते हैं बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, कि जिसका यह नवयुवक जो है वो प्रहरी बना हुआ है, पहरेदार बना हुआ है, जिसकी रक्षा कर रहा है। उस कुटीर में क्या धन है, कि आखिर उस कुटीर के अंदर ऐसा कौन सा धन है, ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी रक्षा करने के लिए यह पूरी रात जो है वो निद्रा का परित्याग करके बैठा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कि ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इस नवयुवक का जो है, नवयुवक लगा हुआ है, रत मतलब निरत में लगे हुए हैं, तो इनका संपूर्ण जीवन लगा हुआ है। तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में इनका तन लगा हुआ है, शरीर लगा हुआ है, पूरे मन से रक्षा कर रहे हैं, मन लगा हुआ है और अपना सब जीवन भी इसी में लगा दिया है। वो इस प्रकार से आखिर उसके अंदर कौन सी ऐसी बहुमूल्य चीज, कौन सा ऐसा खजाना रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, मातृक छंद का प्रयोग किया हुआ है। जो पहला आपको पढ़ाया था चारुचंद्र की, वहां पर श्रृंगार रस था, श्रृंगार रस के साथ माधुर्य गुण होता है, और उसके बाद से जो पढ़ा रहे हैं आपको दोनों में शांत रस का कवि ने प्रयोग किया हुआ है, और शांत रस के साथ में प्रसाद गुण होता है। मर्त्यलोक मालिनी में स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। आगे कवि कहते हैं गुप्त जी की मर्त्यलोक मालिनी में यहाँ पर कहते हैं कि तीनों लोगों की जो महारानी है सीता जी हैं, इन्होंने आज इस कुटी को अपनाया है मृत्यु लोक की मलिनता को समाप्त करने के लिए, धरती लोक की के पापों को का नाश करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए स्वामी संग जो आई है, जो अपने पति के साथ में जो यहाँ पर आई हुई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई, जो तीनों लोगों की स्वामी है सीता जी है। आज उन लक्ष्मी ने जो है विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी ने, जिन्होंने सीता जी का रूप धारण किया हुआ है, तो तीन लोग की लक्ष्मी ने, तीनों लोगों की लक्ष्मी मतलब जो अब इसका यहाँ पर जो है जो अर्थ जो है वो लक्ष्मी जी से लिया हुआ है। लक्ष्मी धन वाला अर्थ यहाँ पर नहीं है, लोग धन की रक्षा करने के लिए बैठते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो तीनों लोगों की लक्ष्मी है, स्वामी है, ऐसी उन्होंने आज इस कुटी को
को अपनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसके सामने ये बैठे हैं, अर्थात सीता जी उस कुटी में ठहरी हुई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशा जनी माया ठहरी। कवि आगे कहते हैं कि देखो बच्चों कितनी अच्छी पंक्तियां हैं यहाँ पर। कवि कह रहे हैं वीर वंश की लाज यही है कि वीर वंश की, राजाओं की, मतलब जो है वो राज घराने से थी और राजवधु थी, इसलिए जो है उनकी रक्षा करना भी जो है वो अनिवार्य है, और स्त्री पूजनीय है इसलिए उनकी रक्षा करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं वीर वंश की लाज यही है कि वीरों के वंश की यह लाज है, और फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी, तो उनकी रक्षा करने के लिए उनकी पहरेदारी करने के लिए किसी वीर का ही होना आवश्यक है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो जंगल जैसी जगह है, यहाँ पर विजन देश है, निर्जन स्थान है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, निशा शेष है और रात्रि भी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी, और चारों ओर राक्षसी माया जाल फैली हुई है, चारों ओर राक्षसों का जो है वो वर्चस्व विद्यमान है, माया नगरी है, इसलिए जो है यहाँ पर उनकी पहरेदारी करना आवश्यक है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। आगे कवि कहते हैं बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप। कवि आगे कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, कि ऐसे समय रात्रि का वातावरण है, ऐसे समय कितनी सुंदर चांदनी जो है, सुनहरी चांदनी जो है वो धरती पर व्याप्त है, कितनी सुंदर चांदनी धरती पर व्याप्त है, स्वच्छ लग रही है क्या ही निस्तब्ध निशा, और चारों ओर सन्नाटा विद्यमान है, चारों ओर शांति का वातावरण है, निस्तब्ध है, वहां पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, चारों ओर जो है वो सुगंधित वायु धीरे धीरे बह रही है, निरानंद है कौन दिशा, सभी दिशाएं जो है वो आनंद मग्न है, निरानंद आनंद रहित कोई भी दिशा दिखाई नहीं दे रही है, बंद नहीं अब भी संपूर्ण, लेकिन जो है संपूर्ण संसार सो रहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो अपना कार्य कर रही है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के समय रूपी नटी नायिका जो है उसके कार्यकलाप अभी भी बंद नहीं है, रात्रि अवश्य हो गई है, लेकिन जो है प्रकृति अपनी चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेर रहा है, और वायु चारों ओर फैल रही है, सुगंध विद्यमान हो रही है, तो इस तरह से प्रकृति अपने कार्य निरंतर करती जा रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन सभी अपने कार्य करने संलग्न है, अपने कार्य को पूर्ण मनोभाव से पूरा कर रहे हैं, और इस तरह से चारों ओर शांति विद्यमान है, सभी चुपचाप अपने कार्य में लगे हुए हैं। जो इसके बाद जो है आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे अगले उसमें, तब तक के लिए आप इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि काव्य सौंदर्य है, मैं आपको बताया था पहले पैराग्राफ में पहला जो पद था उसमें श्रृंगार रस था, बाकी में शांत रस है, और छंद में मात्रिक छंद लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मानो झील रहे हैं तरुणी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है, स्वभावोक्ति अलंकार है, और रूपपातिशयोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया हुआ है, खड़ी बोली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है, भावात्मक शैली है, माधुरी श्रृंगार रस है तो माधुरी गुण है, और शांत रस से यहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग है, शब्द शक्ति लक्षण है, इसलिए से ये काव्य सौंदर्य भी पूरा तैयार है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में